गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रमा सरोजनी। मेरा आज का टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर यानी फिजिकल केमिस्ट्री के 5th यूनिट से लिया गया है। टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आज के इस लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन किया है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में भी पढ़ा कि हाउ कैन वी आर एबल टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। हमने आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन भी पढ़ा। आज देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एक बार कॉल करते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट so that they can overcome the energy barrier and get converted into product। यानी अभिकारक अणुओं को एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वह ऊर्जा अवरोध को पार कर प्रोडक्ट में बदल सके। उस ऊर्जा को, मिनिमम ऊर्जा को, एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे लाइफ में क्या रोल है। सो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एक एनर्जी बैरियर जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक इमेजनरी लाइन है, एक इमेजनरी स्टेट है। इसका हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला कि अगर ये एनर्जी बैरियर नहीं होता तो अर्थ पे प्रेजेंट पूरा लिक्विड वाटर, द्रव के रूप में जो जल उपस्थित है, वो कन्वर्ट हो जाता, बदल जाता, इवापोरेट हो जाता वाटर वेपर में एंड इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है। डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में थर्मोडायनेमिक उष्माबलगतिकी में पढ़ा है कि उन प्रोसेसेस जिनका डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है यानी शून्य से कम होता है, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः होते हैं, और जिनका शून्य से अधिक होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है कंटिन्यूसली जिससे वो प्रोसेस चले। और जिनके लिए डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा का मान शून्य होता है, वो जनरली साम्य अवस्था में होते हैं। तो एक एग्जांपल हुआ कि लिक्विड वाटर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होता वाटर वेपर में अगर एनर्जी बैरियर नहीं होता, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ ऑल कॉमन फ्यूल। जो भी फ्यूल होते हैं, फ्यूल यानी कि जलावन की चीज़ें जिसे जलाकर, जिसे बर्न करके हमें लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है हीट के फॉर्म में, और ये बर्निंग जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है। लेकिन फ्यूल और एयर यानी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम काफ़ी समय तक रख सकते हैं बिना जलाए, और वो तब तक नहीं जलता जब तक हम उसे इग्नाइट ना करें या कोई स्पार्क ना दें, कोई चिंगारी वहाँ पे ना दें। ऐसा क्यों होता है? तो कमरे के तापमान पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो फ्यूल्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हम कुछ नेचुरल गैसेस और एलपीजी इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं, हम कॉमन फ्यूल की बात कर रहे हैं कि इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, जो इनके कंबशन के लिए यानी कि दहन के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ को हम जला रहे हैं, जनरली ऑक्सीडेशन, तो उसे हम कंबसन कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन फ्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे हाई है,
देयरफॉर दे डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, तो कमरे के तापमान पे वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी फ्यूल और ऑक्सीजन। अ बर्निंग मैच स्टिक और स्पार्क, अगर हम उनके पास लाते हैं जलती हुई माचिस की तीली या कोई चिंगारी लाते हैं, तो वो फ्यूल के एक छोटे पार्ट को के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जिससे उन्हें जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है सक्रिय ऊर्जा की, वो उन्हें प्राप्त हो जाती है उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट ऑफ फ्यूल को, और वो कंबशन करना स्टार्ट कर देता है। और हम जानते हैं कि कंबशन जो है यानी दहन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, अभिक्रिया प्रोसेस है, जिसमें काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही वो छोटा पार्ट, छोटा पोर्शन फ्यूल का जलना शुरू करता है, वो हीट रिलीज़ करता है, और वो हीट रिलीज़ बाकी बचे हुए फ्यूल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है, और इस तरह से पूरा फ्यूल कंबशन की ओर अग्रसर हो जाता है, पूरे का पूरा फ्यूल जलना कंप्लीट करता है। एक अनदर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर इज स्पॉन्टेनियस। क्यों? डेल्टा जी का मान -286 किलो जूल प्रति मोल, यानी वाटर बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक स्पॉन्टेनियस स्वतः अभिक्रिया है, जिसके लिए डेल्टा जी का मान -286 किलो जूल प्रति मोल है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को काफ़ी लंबे समय तक बिना उनमें अभिक्रिया हुए रखा जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए हम रख सकते हैं, क्योंकि ये तभी रिएक्ट करेंगे जब इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी। और हमें पता है कि जब हम दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के पास करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी स्पॉन्टेनियस होता, बट बिना इलेक्ट्रिक करंट पास किए ये वाटर का फॉर्मेशन तो करता नहीं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ऊपर के डिस्कशन से हमने क्या देखा? हम एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि रिएक्शंस में बी स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि डेल्टा जी का मान जिन अभिक्रियाओं के लिए 0 से कम होता है वो ऊष्मा बल गतिकी के आधार पे स्वतः हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, बट मे नॉट प्रोसीड एट एन ऑब्जर्वेबल रेट। मतलब कि जो अभिक्रिया की दर है वो हम ऑब्जर्व कर सकें, ये ज़रूरी नहीं है, यानी वो अभिक्रिया बहुत ही धीरे होगी। और इसका कारण है हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन रिएक्शंस के लिए। उन रिएक्शंस को काफ़ी उच्च सक्रिय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके जो रिएक्शन की दर है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रिएक्शंस कहते हैं, बट ये रिएक्शंस काइनेटिकली स्टेबल होते हैं सामान्य ताप और दाब पे। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं, जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये काइनेटिकली भी ये अनस्टेबल हो सकता है, यानी उसे सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अ सब्सटेंस में भी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं बट काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक बेसिस पे तो उन्हें किसी न किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, बट उनके कन्वर्ट होने का जो रेट है, उनके जो रिएक्शन, किसी चीज़ से रिएक्ट करने का जो रेट है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीरे है, यानी वो काइनेटिकली स्टेबल है, स्थिर है बलगतिकी के आधार पे। जबकि उष्मा बलगतिकी को अगर हम कंसिडर करें तो वो अनस्टेबल है, यानी उसे रिएक्ट करना चाहिए, उसे दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ऐसा सब्सटेंस मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि डायमंड जो है थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, क्योंकि उसके फॉर्मेशन डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन का जो मुक्त ऊर्जा
वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, जबकि ग्रेफाइट की डेल्टा जी एफ वैल्यू यानी ग्रेफाइट के बनने या जो गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू है वो 0 है। बट डायमंड अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता, उसे कुछ एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव करना पड़ेगा जब उसके डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में बदल सकता है। तो डायमंड से ग्रेफाइट का बनना काइनेटिकली स्टेबल, डायमंड जो है काइनेटिकली स्टेबल है, यानी कि वो अपने आप डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अभी तक के एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर सक्रियण ऊर्जा नहीं होता तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते थे। सिंपल, पानी जो लिक्विड है वो नहीं होता, इवापोरेट हो चुका होता। दूसरा, सारा फ्यूल हमने जो स्टोर किया वो अपने आप कंबसिबल हो जाता, अपने आप कंबशन करने लगता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखे नहीं जा सकते, वो अपने आप रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते रहते। एलपीजी जो हमने रखा घर में यूज़ करते हैं वो अपने आप इग्नाइट हो जाता, अगर बिना किसी इग्निशन टेम्परेचर के, बिना किसी एक्टिवेशन एनर्जी के वो कंबशन करने लगता। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिसे हम यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। सो इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एनी रिएक्शन। यहाँ एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यूज़ दी गई हैं इस क्वेश्चन में, अलग अलग दो तापमान पे। 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट है 3.20 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, और 1200 केल्विन पे है 1.60 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। हमें इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दी गई चीज़ें हैं उसे मेंशन करना चाहिए, तो हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया है। गिवन क्या क्या है? T1 600 केल्विन, T2 1200 केल्विन, K1 3.20 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, दैट इज एट 600 केल्विन, रेट कांस्टेंट का मान है ये। K2 यानी कि 1200 केल्विन पे रेट कांस्टेंट है 1.60 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, and we have to find out EA यानी activation energy. So from Arrhenius equation, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, और 1 upon T1 और 1 upon T2 को अगर सॉल्व करें तो it will become T2 minus T1 upon T1 T2. So on putting the given values in this equation, we get log 1.60 into 10⁻⁻2 per second upon 3.20 into 10⁻⁻4 per second is equal to EA upon 2.303 into R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल multiplied by 1200 केल्विन minus 600 केल्विन divided by 600 केल्विन into 1200। इस में मैंने पूरे यूनिट्स को भी मेंशन किया है, कुछ यूनिट्स यहाँ पे कैंसिल हो गए नेक्स्ट स्टेप में। सो ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड वी गॉट log 50 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल multiplied by 600 upon 600 केल्विन into 1200। एक केल्विन यहाँ कैंसिल हो चुका है। और अगेन by finding the value of log 50 from log table, we got 1.6990. This is the value of log 50 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 into 1200 joule per mole. So EA is equal to 1.6990 multiplied by 2.303 into 8.314 into 1200 joule per mole. It becomes
39,037 joule per mole, or it will be equal to 39.037 kilojoule per mole. So with the help of Arrhenius equation, we are able to find out the value of activation energy of a particular reaction by knowing the rate constant at different temperatures. तो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. So till then, you have to try another numerical problem and you have to revise the previous topics. Thank you.